चलिए, तो एक इन्फॉर्मेशन अपडेट आज देनी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ बदल गया है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, बट आज इसको पूरा समझेंगे तो आप समझेंगे कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। कुछ चीज़ों में पूछने का पैटर्न बदल गया है। आयोग ने इसका नोटिफिकेशन सैटरडे को 17 तारीख को अपलोड किया शाम को 9 बजे, और इस पर हर तरीके से तुलना करने के बाद ये कंक्लूजन निकला है कि सिलेबस में तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो परिवर्तन पैटर्न में है, और पैटर्न में भी जो परिवर्तन है वो कोई नया नहीं है। अभी आप डिस्कस करेंगे तो अंत में आप देखेंगे कि पैटर्न का जो परिवर्तन है वो बहुत नॉर्मल है, और वो आप आराम से उसके साथ ऑलरेडी यूज टू रहे हैं। तो जो भी की पॉइंट्स हैं उन पर बात की जाए। इस बीच ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन बच्चों को भी, कुछ बच्चों ने व्हाट्सअप से के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, खुद मिलकर अपने कन्फ्यूजन रिप्रेजेंट किए हैं। तो इससे ये लगा कि एक प्रॉपर आपको अपडेट दी जानी चाहिए, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएँ कि कोई समस्या है ही नहीं। जैसी तैयारी में आप थे उसी को अच्छे से शार्प करिए, और अगर आप उसको सुपरफाइन तरीके से समय का सही उपयोग करते हुए करते जाएंगे तो कोई समस्या आएगी नहीं। मेरे हाथ में दोनों नोटिस हैं और मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये सीजीएल 2022 का नोटिस है और ये सीजीएल 2021 का नोटिस है ना। तो अगर आपको समझना है तो इन दोनों नोटिस में तुलना करनी पड़ेगी, तब हम उस परिवर्तन को समझ पाएंगे। होता क्या है कि एग्जैक्टली आप सीजीएल 2022 का ही नोटिस केवल देख रहे हैं। जब 2022 का देखते हैं तो आपके के लिए लैंग्वेज के जो टर्म्स हैं वो बहुत नए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, एक एक की पॉइंट से बात की गई है, और अभी मैं उन नोटिस के हर पेज पर जहाँ उनकी बात की गई मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या था और पहले क्या था, अब क्या था। तो सबसे पहले इस व्यवस्था को समझते हैं और आपको समझाते हैं कि 2021 और 2022 में तुलना कर ली जाए तो इससे पीछे के पैटर्न पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2021 और 2022 के समझ कर ही आप ये समझ जाएंगे कि क्या परिवर्तन हुए हैं। 2021 तक अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल के एग्जाम में एक प्री होता था जिसको टीयर 1 आयोग अपनी भाषा में कहता है, और एक मेंस होता है। मेंस के बाद आता है डिस्क्रिप्टिव का नंबर, तो टीयर 3 कहा जाता है, और उसके बाद टाइपिंग जिसको डीईएसटी होता था बोला जाता है, ये होता था अभी तक के पैटर्न में, मतलब 2021 तक के पैटर्न में। अब ये चीज़ें बहुत प्रॉपरली देख रहे थे कि सबसे पहले आयोग यहाँ ये पेपर कराता था, फिर उसके बाद आपका ये पेपर होता था, और फिर देन आप इस पे आगे बढ़ पाते थे। प्री जो होता था उसमें 25-25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट। अब ये बताने की जरूरत नहीं, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें 25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट का क्या सेंस है बेहतर समझ में आ रहा होगा। चारों सब्जेक्ट जिसमें जो मार्किंग होती थी वो +2 और -0.5 से हुआ करती थी। जबकि मेंस के पेपर में दो पेपर होते थे। अगर मैं जनरल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर दो पेपर होते थे। पहला जो फर्स्ट पेपर होता था वो आपका मैथ्स का होता था, पेपर 1 कहते थे उसको। तो मैथ्स का पेपर होता था जिसमें जो क्वेश्चंस आते थे वो आते थे 100। क्वेश्चंस की संख्या होती थी वो हुआ करती थी 100। और फिर एक पेपर सेकंड होता था जिसको हम मैथ्स इंग्लिश आती थी उसमें, और उस इंग्लिश में क्वेश्चंस की संख्या 200 होती थी। यहाँ पर जो मार्किंग होता था वो +2 सही नंबर क्वेश्चन, गलत 0.5, और इंग्लिश के केस में 1 और 0.25 का केस चलता था माइनस। समझ रहे होंगे आप, ये स्थिति होती थी। अब आयोग की स्थिति बदली, चीज़ें चेंज हुई और उनमें कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिली। डिस्क्रिप्टिव जो होता था वो रिटन तरीके से कराया जाता था, और उस केस में हम यहाँ देखते थे कि यहाँ पर 100 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव होता था, जिसमें आपको याद होगा कि ए से और एप्लीकेशन क्या करते थे। जानकारी के लिए बता दें कि जो CHSL में ऐसे आया वो अपने कराए हुए जो एसेस थे उनमें से ये तरह का एक ऐसे पूछा गया है। तो लगभग इतनी प्रैक्टिस बच्चों को करा दी जाती थी कि दिक्कत नहीं होती थी। आप लोग जो भी लोग रहे होंगे यहाँ पर। फिर टाइपिंग होती थी और इसमें 2000 की स्ट्रोक 15 मिनट इस तरह से चलता था क्या। ये लगभग ये 200 मार्क्स का पेपर था। ये आपका 200 मार्क्स का था, और ये भी आपका 200 मार्क्स का था। टोटल ये फिर 100 मार्क्स का था। तो टोटल 700 नंबर 700 मार्क्स पर मेरिट बनती थी। 700 नंबर पर मेरिट बना करती थी, और उसी में जो
टॉप मोस्ट पदों का बंटवारा, प्रेफरेंसेस ली जाती थी। इस हिसाब से आयोग इस चीज़ को मॉनिटर करता था, मैनेज कराता था। अब हम इसके आगे अगर बात करें कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उस प्रेजेंट सिनेरियो में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारे पास अब प्री की व्यवस्था में, जो प्री हो रहा है उस प्री की व्यवस्था में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 25 × 4 +2 माइनस का 0.5, वैसे ही 200 है, 200 मार्क्स हैं। ठीक, ये हो गया प्री। अब नंबर आया मेंस का, तो मेंस को चेंज किया गया उसके पैटर्न को। मेंस के पैटर्न में जो परिवर्तन है वो कुछ ऐसे है कि वहां पर सेक्शन बना दिए गए हैं, मैथ्स, रीजनिंग, दूसरा सेक्शन इंग्लिश एंड जीए, जो यहां भी आया करती थी, और एक तीसरा सेक्शन कंप्यूटर कह सकते हैं। इसी में से तीसरे सेक्शन में से एक पार्ट है डीएसटी टाइपिंग का। इस तरह से कराया गया है। अब इस स्थिति में यहां पर मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीए के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, इस तरह आयोग ने इसको बनाया है, फ्रेम किया है। नंबर की जो मार्किंग यहां चलेगी इस वाले पार्ट में +3 -1 की चलेगी। मतलब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो -1 की जो स्कोरिंग है वो बढ़ गई है, मतलब माइनस का जो केस है वो थोड़ा बढ़ गया है। कहने का सेंस मतलब ये कि अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि इस वाले पार्ट में जो हमारा रीजनिंग वाला पार्ट है, ये 60 क्वेश्चन हुए, 60 क्वेश्चन मतलब 180 नंबर प्लस, और -1 +3 के अकॉर्डिंग चल रहा है हर पार्ट। इसी तरह से आप सही करेंगे तो +3, माइनस करेंगे तो गलत करेंगे तो -3, और ये आपका हो गया कितने क्वेश्चन, 70 का हो गया 210 नंबर, और ये आपका 60 नंबर। ये स्थिति बना दी गई है। अब मतलब जीएस का पोर्शन जो प्री तक सीमित हो जाता है, रीजनिंग जो प्री तक खत्म हो जाता था, उसको अब एक पेपर और कराया जाएगा। ये टोटल हो गए आपके मार्क्स अलग अलग। डीएसटी में 2000 स्ट्रोक आएंगे, कुछ ही की पॉइंट्स हैं, अभी आप माइंड मेकअप मत करिएगा कि क्या क्या चेंज हुआ है और फिर वही बात है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे की पॉइंट हैं जिनको डिस्कस करेंगे। 2000 की स्ट्रोक, 15 मिनट का टाइम। इसकी अगर स्पीड वर्ड्स में पॉइंट ऑफ व्यू देखी जाए तो ये लगभग 28 की स्पीड बनती है। ठीक, 28 के आसपास की स्पीड बनती है। इस हिसाब से ये पेपर आयोग कराएगा। अब बात करते हैं कि हमारी पहली व्यवस्था और इस व्यवस्था में मार्क्स के ऐड होने का क्या व्यवस्था है। तो पहले क्या होता था, पहले वाले पैटर्न में हम ये देखते थे कि फर्स्ट वाले केस में हमारे पास ये 700 नंबर पर मेरिट बनती थी। अब प्री वाले पेपर में 200 में क्वालिफाई कराते हुए, मतलब टॉप मोस्ट बच्चों को ले जाते हुए, जैसे पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है इस बार, जैसे देखा जाए पिछले एग्जाम्स के, तो टॉप मोस्ट लोगों को ले जाते हुए उनको मेंस फाइट कराया जाएगा, मतलब ये आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आयोग इन नंबरों को आगे नहीं ले जाएगा, मतलब इनको भूल जाएगा। आप ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर जैसा हो गया। लेकिन जो 30% बात है वो उसको आप थोड़ा सा हटाइए, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये इसमें जो टॉप मोस्ट बच्चे होंगे, जितने उन्हें लेने होंगे, उनको लगभग एक सीट पे 10 लोग ऐसे करते हुए लेकर के मेंस दिलाया जाएगा। मेंस में कंप्यूटर वाला पार्ट क्वालिफाइंग होगा विद द 30%। कुछ पदों के लिए कुछ इसका क्राइटेरिया है, लेकिन अभी आप 30% वाली बात समझिए। और यूआर कैटेगरी और अलग अलग कैटेगरी के लिए थोड़ा कम है, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए इसको 25% रखा गया है। तो 30% मतलब 18 नंबर, और अगर ईडब्ल्यूएस होता है तो 15 नंबर, ऐसे करते करते वो आप कैटेगरी वाइज जो है मेरिट कम ज़्यादा जाती है वो आप जानते हैं। लेकिन क्वालिफाई करना है, मतलब इसके नंबर भी नहीं जुड़ेंगे। फाइनल जो रिजल्ट बनेगा जिससे पदों का अलॉटमेंट होगा वो ये 390 नंबर है। मतलब अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें यहां से उठकर 390 नंबर आएंगे, मार्क्स इन पर मेरिट बनेगी। ठीक, ये एक मेन चेंज है। तो कहने का सेंस मतलब ये कि यहां पर सेक्शनल कट ऑफ है, लेकिन 30% का है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें 30% मतलब 54 नंबर ना ला पाए, कोई ऐसा नहीं होगा जिन दोनों को मिला के 63 नंबर ना ला पाए। 30% कट ऑफ फॉर यूआर कैटेगरी। तो कुल मिलाकर आप ये देखें कि जो आपका
सेक्शनल कट ऑफ वाली बात लिखी है, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली वो अभी इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जिसको सिलेक्शन लेना होगा वो यहाँ पर आराम से नंबर ले आएगा, उसके लिए कोई समस्या ही नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर 54 नंबर लाने में। मतलब अगर कोई भी बच्चा, कोई स्टूडेंट 54 नंबर नहीं लाएगा, 54 मार्क्स नहीं लाएगा, लेकिन चयन लेना चाहता है, कैसे? तो सबने भी नहीं देखनी चाहिए उसको। तो ये वाली बात, जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात कीजिए, उस पर आपको विचार नहीं करना है, मैंने आप उसको भूल जाइए। सोचिए ऐसा कुछ है नहीं जैसे सामान्यता अभी तक था, तो वो कोई परिवर्तन नहीं। अब इस पेपर को जरा ध्यान से देखिए, क्या ये सीएचएसएल के प्री जैसा नहीं लग रहा है? वैसे ही लग रहा है जैसे सीएचएसएल में फाइनल सिलेक्शन एक पेपर पर होता था। अच्छी बात क्या है, अभी तक की व्यवस्था में मैथ्स का इतना ज्यादा वेटेज था कि जो बच्चे मैथ्स में बहुत सुपर फाइन थे वो सीजीएल में अच्छे पद पे पहुंच जाते थे। लेकिन अगर जिनकी मैथ्स बहुत बेहतरीन नहीं है, वो सीजीएल के टॉप मोस्ट पदों तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आती थी। अब वो वाली जो एक स्पेशल कंडीशन थी, वो आप ये कह सकते हैं कि वो इशू नहीं रहा है। इवन देन ये चीजें और अच्छी हो गई हैं। अक्सर मैंने बच्चों को बात करते देखा हो कि तुम्हारी मैथ्स अगर अच्छी नहीं है तो तुम सीएचएसएल तो निकाल सकते हो, उस पर फोकस करो, सीजीएल आपके लिए नहीं है, ऐसे कहते हुए एक दूसरे से बात करते, और आदमी माइंड मेकअप कर लेता कि मैं सीजीएल नहीं निकाल पाऊंगा। अब वो बात खत्म हो गई। तो एग्जैक्टली ये एक जो पेपर है वो सीएचएसएल जैसा पेपर है। तो ये एक की पॉइंट है कि मतलब इसमें ये बात आती है। तो पैटर्न में कुछ परिवर्तन नहीं है, ऐसा समझिए जैसे प्री 2 बार देना है। पैटर्न ये कि प्री 2 बार देना है, पहले प्री अलग होता था, मेंस अलग होता था, नंबर दोनों जुड़ते थे। इस बार प्री 2 बार देना है, प्री क्वालिफाई हुए तो मेंस दिया, और मेंस भी प्री जैसा है और उसमें भी नंबर प्री के नहीं जुड़ेंगे, तो इसी पे मेरिट बन जाएगी। तो ऐसा समझिए जैसे प्री 2 बार देना है। तो पहली बात तो कंफ्यूज मत होइए, जो भी बच्चे इस बात पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करें उनको बहुत नुकसान होगा। खुद से बहुत इधर उधर उठ पटांग पढ़ लिया, सही से पढ़ना नहीं, तो दिक्कत आती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस पर। ठीक है, अगर ये पे कोई परिवर्तन नहीं महसूस किया जाए, जो कि हमें मुझे नहीं लगता, बस एग्जाम देने का क्राइटेरिया अलग है। क्वेश्चन मैं कह दूं 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, चाहे 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं होगा कि मैथ्स और इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट आप पहले मेहनत करते अब नहीं करेंगे तो चयन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। करना अभी भी पड़ेगा, उतनी मेहनत से करना पड़ेगा, क्योंकि जब सीएचएसएल भी बिना मेहनत के नहीं निकलता था, प्री किसी का नहीं क्वालिफाई होगा बिना मेहनत के। तो मेहनत तो ईमानदारी से करनी पड़ेगी, समय कम है, 3 महीने का समय, और अगर पीछे से प्रिपरेशन लेके आ रहे हैं तो सफिशिएंट हमारे पास प्री के लिए टाइम है। फिर मेंस के बीच में जो गैप मिलेगा उसमें हम कंप्यूटर वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक, अभी आप जैसे कर रहे थे वैसे ही अगर फोकस रखें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर? सिलेबस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आप 2021 और 2022 जैसा मैंने आपको बताया उनके मेरिट्स को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि पहले के सिलेबस में इंग्लिश में कोई परिवर्तन नहीं। एक लाइन जोड़ी गई है जिसमें टीयर 2 में उन्होंने 45 क्वेश्चन के बारे में बताया कि मैं कैसे पूछूंगा, बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं। रीजनिंग के सिलेबस में वर्ड टू वर्ड वैसा ही, कोई चेंज नहीं। मैथ्स के सिलेबस में रीजनिंग के सिलेबस हो गया, इंग्लिश का हो गया, जीएस का सिलेबस वर्ड टू वर्ड वैसा, कोई चेंज नहीं। मैथ्स के सिलेबस में वर्ड टू वर्ड वैसा ही, लगभग कोई चेंज नहीं। लास्ट में 2 लाइनों में कह दिया गया कि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी भी हम पूछेंगे। क्लियर? तो सिलेबस में ये 2 टॉपिक ऐड कर दिए गए जो अब पूछे जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि 2 टॉपिक मैथ्स के हमें एक्स्ट्रा ध्यान देकर पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन सिलेबस का जो लेवल है वो वही रहेगा जैसा था। ठीक, अगर आप नोटिस के कुछ चीज़ों को ध्यान दें तो आपको कुछ चीज़ों में दिखाता हूँ, जो लोग बाद में ध्यान देंगे तो अपना देख लीजिएगा, नोटिस में देख लीजिए, मैं पेज नंबर बता दूंगा। सिलेबस की जब बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, और वो ये है कि पेज नंबर 24 नंबर पेज अगर आप देखेंगे, आप इसमें मत पढ़ने का प्रयास करिए, मैं बता रहा हूँ। 24 नंबर पेज पे लिखा है आयोग ने, क्वेश्चंस इन मॉड्यूल फर्स्ट सेशन फर्स्ट मैथमेटिकल अवेलेबिलिटी विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल। मतलब ये जो टॉपिक इसमें आने वाले हैं वो सब मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब हाई स्कूल के आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी लेकर डरने की जरूरत नहीं है कि आपसे वो एमएससी की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, बहुत टॉप लेवल की प्रोबेबिलिटी पूछे, ऐसा कुछ नहीं। सामान्य 10th लेवल की प्रोबेबिलिटी बनाने का ट्राई किया जाएगा। और आगे लिखा है फॉर द सिंपल कैलकुलेशन, जैसा कि सिलेबस में पहले एक्सप्लेन था कि कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, तो सिंपल प्रोबेबिलिटीज आएंगे अप टू मैट्रिकुलेशन वाली। ठीक, तो स्पेशली वैसे तो मेरे लिए कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैं सिलेबस में पहले ही पढ़ा रहा था, क्योंकि बच्चे कॉमन आते हैं, बैंक वाले और एसएससी वाले, तो कॉमन सिलेबस होता है, कॉमनली डिस्कस किया जाता है। आप में से जो बच्चे केवल एसएससी फोकस करते थे और प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में विशेषता ध्यान नहीं देते थे, वो ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद स्टैटिक्स में भी कभी कभी बच्चे स्टैटिक्स पढ़ते समय ग्रेजुएशन की स्टैटिक्स के पॉइंट्स पढ़ने लगते हैं,
ठीक है, वो स्टैटिक्स नहीं आएगी, स्टैटिक्स 10th स्टैंडर्ड तक की आएगी। अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि कितने पॉइंट्स तक ही 10th के सिलेबस में रखा गया। तो ये सिलेबस की बात हो गई। तो सिलेबस में ओवरऑल मेरे लिए कोई चेंज नहीं। आप अगर एसएससी केवल देखते थे तो 2 टॉपिक नए हैं, और अगर संस्था में पढ़े हुए हैं तो मैंने प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन ऑलरेडी सिलेबस में पढ़ा रखा है, ठीक, और उसको भी वैसे देखा जाएगा। तो बाकी ये सिलेबस का कोई परिवर्तन नहीं, ठीक। कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग होगा, मेरिट आपकी उन्हीं चारों सब्जेक्ट से बनने वाली है, ठीक। तो कंप्यूटर को इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जिन पे बात हो गई। अब अगर देखा जाए तो आप एज जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे अपीयरिंग, जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि फॉर्म भरते समय अपीयरिंग वहाँ आ रहा है 2022 नहीं आ रहा, तो बच्चे, इन बच्चों का रिजल्ट अभी तक क्रिएशन हो चुका है, वो सब भर सकते हैं। अगर वहाँ 22 का रिजल्ट नहीं आता तो अपीयरिंग भर सकते हैं। बाकी शायद 1-2-4 दिन में कुछ अपडेट हो सकता है, तो अपडेट का थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंत तक पेपर भरने का प्रयास करिएगा, फॉर्म भरने का प्रयास करिएगा। ऐसा ना हो कि आप लास्ट डेट का इंतजार करें, फिर ये सब इशू बने रहें और आपके सामने नई नई समस्याएं खड़ी हो जाएं। तो आप ये ट्राई ये करिएगा कि आप इस हफ्ते के अंत तक पेपर फॉर्म कंप्लीट करें। फॉर्म भरने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे पास से 2 दिन में अपलोड कर दिए, तब तक आप अपने तरीके से देख सकते हैं। हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, किस किस सेक्शन में आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या भरना चाहिए, फोटो कैसे अपलोड करनी चाहिए। पिछली बार कुछ बच्चों ने ये गलतियां की जिनसे उनका फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है, तो इस गलती से आप बच पाएँ। तो आप 2 दिन थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, जिससे ये समस्या आपके पास नहीं रहेगी, ठीक। तो मेरे हिसाब से सारे की पॉइंट्स में मैंने बात कर ली। फिर भी अगर किसी को किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसको सिर्फ अपने पॉइंट्स की, मतलब इस सीजीएल के इस बारे में आप बात कर लीजिए। तो 9336978960। तो अगली बार जब मैं फॉर्म को लेकर कल या परसों में आपको अपडेट करूंगा, तब मैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप अगर कर देंगे कि मेरी इस बात का एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए, कोई भी इशू, कोई भी डाउट, तो नोटिस से संबंधित इस बात पे अगर इस पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं अगली वीडियो जिसमें मैं फॉर्म के बारे में बताऊंगा, तब मैं उस बात को भी कंसीडर करते हुए बता दूंगा। फॉर्म में अगर कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप रोक दीजिए एक दिन, अभी भरने जब उसके बाद भी अगर जाए फिर भी आपको कन्फ्यूजन लगे, फिर रोक दीजिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लीजिए, समझ लीजिए, तब फॉर्म पूरा सबमिट करिए। अदरवाइज फिर होता क्या कि पूरा ईयर जो है हमारा परेशान समस्या चला जाता है कि मतलब 1 साल हमने मेहनत करी, अब हमारे पास पूरा पेपर, हमारा फॉर्म गलत हो गया और पूरा पेपर हमारा गलत चला गया, पूरा मतलब सेशन हमारा पूरा ईयर बेकार चला गया। तो फॉर्म की गलती से ये सारी समस्याएं आती हैं, फोटो एक्सेट्रा, कहीं भी कोई पॉइंट रहता है तो डिस्कस हम लोग अगली वीडियो, अगली क्लास में, मतलब अगले सेशन में कर लेंगे, जिसमें आपको सारी बातें बताई जाएंगी। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सिलेबस चेंज नहीं है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है, हल्ला मचाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ईमानदारी से जैसे आप प्री के लिए पढ़ रहे थे वही पढ़ते जाएंगे और आप मेंस में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक। ओके, अच्छे से तैयार करिए, फिर भी कोई डाउट हो तो बेझिझक बताइएगा।